हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपसे डार्विनवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आपसे लैमार्किज्म के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने उनकी कमियां भी आपको बताई थी। वीजमैन एक रैट्स एक्सपेरिमेंट का था, चूहे पर प्रयोग किया था, जहां पर उनका एक उपार्जित लक्षणों की वंशागति इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर पॉइंट को कैंसिल कर दिया गया था। जब उनकी थ्योरी कैंसिल कर दी गई तो उनके बाद एक प्राकृतिक वैज्ञानिक नेचुरल साइंटिस्ट हमारे आए, कौन? डार्विन। ठीक है, डार्विन ने इस सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज हम डार्विनवाद ठीक के सिद्धांत को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम डार्विनवाद का सिद्धांत। ठीक, या डार्विनवाद, यह सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वेलेस। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पास आता है कि डार्विन का पूरा नाम क्या था? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यही आपके लिए मेन है। ठीक है, वैसे अल्फ्रेड रसेल वेलेस भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को किसने? चार्ल्स डार्विन ने। और किसने? ठीक है, अल्फ्रेड रसेल ने दिया था। ठीक है, डार्विन और हैंसलो। ठीक है, डार्विन ये सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले की बात है कि ये सिद्धांत कैसे प्रस्तुत किया उन्होंने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन और हैंसलो, ठीक है, HMS बीगल नामक जहाज में, HMS बीगल जहाज का नाम है, ये कोई साइंटिस्ट का नहीं, यहाँ सिप देखिए लिखा हुआ है, तो बात आती है कि सिप का नाम क्या था? HMS बीगल। ठीक है, चार्ल्स डार्विन और हैंसले, ठीक है, HMS बीगल नामक जहाज में वर्ल्ड का सर्वे करने निकले, का विश्व सर्वेक्षण के लिए निकले डार्विनवाद और हंसले HMS नामक जहाज में बैठकर, ठीक है, समुद्र की सहायता से विश्व सर्वेक्षण के लिए निकले। विश्व सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? कि दुनिया घूमने के लिए निकले, दुनिया में कितनी वैरायटी, विभिन्नता है, ठीक है, ये सभी चीज़ की पता लगाने के, डाइवर्सिटी कितनी है इसके पता लगाने के लिए निकले थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, गोज टू, ठीक है, वर्ल्ड सर्वे विद द हेल्प ऑफ HMS बीगल वाया सिप। ठीक है, वाया सिप ये था आपका। तो ये इसके HMS बीगल नामक जहाज की सहायता से निकले, और कहाँ पर? वो अंटार्कटिक महासागर के गैलपेगोस द्वीप। ठीक है, कौन है? गैलेपेगस आइसलैंड, ये आपसे पूछा जाता है किस आइसलैंड पर गए हुए थे। ठीक है, गैलेपेगस द्वीप पर ट्रैवल करने के लिए निकले। ठीक है, आई होप आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, और थ्योरी आपको अपने अनुसार मेंटेन करनी है अब। ठीक है, आपको काफ़ी क्लासेस में थ्योरी एक्सप्लेन कर दी गई है, अब आप अपनी लैंग्वेज, सेल्फ लैंग्वेज पर लिखना सीखें। ठीक, अंटार्कटिक महासागर में, ठीक है, गैलेपोगस से द्वीप की ओर चले गए थे वो। ठीक है, तो द्वीप का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने वहाँ पर कुछ वेरिएशन देखे, कुछ एवोल्यूशन को लेकर, ठीक है, बातें देखी। वहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स देखे, वहाँ पर ऑब्जर्व करे, और उन पॉइंट्स को क्या किया उन्होंने? अपनी एक बुक अ नेचुरलिस्ट, ठीक है, वैगल अराउंड द वर्ल्ड नामक एक बुक थी। ठीक है, उस पर क्या किया इन्होंने? अपने जितने भी बातों को ऑब्जर्व किया, जितने भी पॉइंट्स ऑब्जर्व किए, उस पर इन्होंने पब्लिश कर दिए। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हमने लैमार्कवाद के में पढ़ा, तो लैमार्कवाद की बुक का नाम क्या था? याद कीजिए, जूलॉजी फिलोसफिक। ठीक है, उनकी बुक का नाम था, दोनों की बुक का नाम अलग अलग आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी, जो पॉइंट्स ऑब्जर्व किए, वो पॉइंट्स निम्नलिखित हेडिंग के रूप में, आपको यहाँ कुछ हेडिंग्स के रूप में दी गई हैं, आप अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स में ही इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। आपको केवल ये थ्योरी, ये हेडिंग्स दी गई हैं, आप इसके अंदर थ्योरी मेंटेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इनके कुछ पॉइंट्स निम्नलिखित है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कुछ थे। पहले इन्होंने बताया
जाति की प्रचुर क्षमता, ठीक है, इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मीन्स रिप्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इन्होंने बताया हर जाति अपनी वर्ल्ड मतलब विश्व में समाज में अपनी जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पाई जाती है और वह अपनी संख्या को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को क्या करता है, सामान्य बनाने की कोशिश करता है, चाहे वह जीव जंतु, चाहे वह मनुष्य, चाहे जिस पेड़ पौधा, हर, ठीक है, सजीव यही चाहता है कि उसकी जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में मतलब नेचर में मेंटेन रहे, ठीक है। तो संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता थी। जीविका हेतु संघर्ष, जब प्रचुर क्षमता है तो हर जाति की संख्या बढ़ रही है, हर जाति के सदस्यों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एच स्पीसीज, ठीक है, एच स्पीसीज पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने के साथ साथ उनके बीच जीवित रहने के लिए, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, जैविक संसाधन चाहिए हमारे पास, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज जो है हमारे पास नॉन लिविंग का मान ले, ठीक है, नॉन लिविंग का भी जल वायु ये सब क्या है, जल हमारे पास एक निश्चित मात्रा है। अगर जनसंख्या इंक्रीज कर रही है तो ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास जीविका के लिए, जितने भी उत्पाद हैं वो हमारे लिए कम पड़ने लगेंगे। तो जब कम पड़ने लगेंगे तो जातियों के बीच संघर्ष होने लगता है। अगर एक चीज़ के लिए 10 आते हैं तो उन 10 में क्या हो जाएगा, संघर्ष होगा। अब जो विजयी होगा वह उसी को वस्तु प्राप्त होगी, ठीक है। तो जीविका ही तो क्या होने लगा, इनके बीच संघर्ष होने लगा, ठीक है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जीविका वर्ल्ड में मतलब नेचर में जीवित रहने के लिए इनके बीच संघर्ष होने लगा, ठीक है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब सर्वाइवल ये 3 टाइप का था। पहला कौन सा, सजातीय जीवन संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक, एक ही जाति के 2 सदस्यों के बीच होने वाला संघर्ष। एक ही जाति के बीच अगर शेर के बीच होने लगा तो वो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही जाति के 2 सदस्य के बीच होने वाला संघर्ष क्या, अंतरा सजातीय जीवन संघर्ष कहलाता है, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, स्ट्रगल कहलाता है, ठीक है। और अंतरजातीय इंटर स्पेसिफिक, इसमें 2 विभिन्न जातियों के बीच, ठीक है, शेर हो गया अलग, ठीक है, हाथी हो गया, इन सब के बीच होने लगा तो क्या होने लगेगा, उनके बीच भी पाया जाएगा, ठीक है, अंतरजातीय इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, वातावरणीय तापमान, ताप एकदम से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया इन्वायरमेंट का, तो अपनी जीवित रहने के लिए वो क्या करेंगे, आपस में संघर्ष करेंगे। रहने के लिए अगर कम स्थान है तो वही रह पाएगा जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, वही अपना जीविका रह पाएगा और नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रगल भी आपके लिए 3 टाइप्स के हो गए, ठीक है। अब जब स्ट्रगल, ठीक, 2 पॉइंट समझ में, संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, जीवन के हेतु संघर्ष हो गया। लेकिन संघर्ष के बीच इन जातियों में कुछ वेरिएशन पाई जाती थी। इनका मेन पॉइंट यही था कि विभिन्नताएं पाई जाती थी। एक ही जाति के सदस्यों के बीच 2 विभिन्नताएं पाई जाती थी। एक 2 विभिन्नताएं पाई जाती थी। उन विभिन्नताओं में एक विभिन्नता उपयोगी होती थी और एक विभिन्नता क्या होती थी, अनुपयोगी होती थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी जिराफ का एग्जांपल लेंगे तो जिराफ में इन्होंने क्या किया बताया कि एक छोटे गर्दन वाले जिराफ थे और एक बड़ी गर्दन वाले जिराफ थे, ठीक है, छोटे गर्दन वाले थे और एक बड़ी गर्दन वाले थे। जब वातावरण से घास खत्म हो गई तो छोटे गर्दन वाले के लिए ये विभिन्नता क्या हो गई, अनुपयोगी, और बड़ी गर्दन वाले अभी भी पेड़ की पत्तियां खा सकते थे, ये उपयोगी हो गई। मतलब एक ही जाति के 2 सदस्यों में विभिन्नताएं पाई जाती थी। उनमें से एक विभिन्नता उपयोगी होती थी, एक यूजफुल होती थी और एक यूजलेस होती थी। वेरिएशन पाया जाता था एक स्पीसीज के, ठीक है। योग्यतम, अगला पॉइंट था इनका, योग्यतम की उत्तरजीविता, और जो योग्य लक्षण होता था, जैसे हम बड़ी गर्दन वाला योग्य लक्षण था, ठीक है। ये जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, मतलब जो भी योग्य लक्षण होता था, यूजफुल कैरेक्टर होता था, वही केवल नेचर में जीवित रहता था, लंबे समय तक जीवित रह सकता है। और जो अनुपयोगी लक्षण होता था, ठीक है, यूजलेस कैरेक्टर्स होता था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता था, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और जब यूजलेस कैरेक्टर्स क्या होता है, 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है और उससे न्यू स्पीसीज की ओरिजिन हो जाती है, मतलब नई जाति का उद्भवन हो जाता है, ठीक, नई जाति का उद्भवन हो जाता है। आई होप आपको इसके पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको एक एग्जांपल में हम जिराफ को एक्सप्लेन कर देते हैं।
अच्छा, इनकी थ्योरी का एक मेन पॉइंट और था, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण। मतलब कि जो उपयोगी लक्षण होता है उसको प्रकृति चयन करती है। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि लंबी गर्दन ही उपयोगी लक्षण है, हो सकता है किसी और जंतु के लिए ये लंबी गर्दन क्या हो जाए, अनुपयोगी हो जाए। तो इनके सिद्धांत को नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत भी कहते हैं, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी इनको कहते हैं। ठीक है, आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, लैमार्क की थ्योरी को क्या करते थे? ट्रांस इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। ठीक, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, और इसको कहते हैं प्राकृतिक वरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। इनके अनुसार अभी इन्होंने क्या बताया था कि क्या होता है किसी भी, इनके अनुसार, ठीक है, क्या थे? दो तरीके के जिराफ थे, एक बड़ी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले। जब प्राकृतिक से घास खत्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, छोटी गर्दन वाले के बीच फाइट टेस्ट हुआ, एक ही जाति के बीच इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल हुआ। और ये क्या हुआ, जब इनके पास गर्दन नहीं इतनी बड़ी उपस्थिति तो ये पेड़ों की पत्तियां नहीं खा पाए और क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और इसकी जगह जो लंबी गर्दन वाला वो उपयोगी लक्षण था, इसको नेचुरल ने सेलेक्ट कर लिया और ये नई स्पीसीज का विकास कर लिया। अब आपके अनुसार ये थ्योरी सही है कि गलत? इस बात को अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि हाँ सही है, दो जातियाँ पाई जाती होंगी। और लगभग लैमार्क के तुलना में अगर देखा जाए तो इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मान्य हो सकते हैं। बट इस थ्योरी का एक पॉइंट, वेरिएशन, विभिन्नता, एक ही जाति में विभिन्नता, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य विभिन्नता कैसे संभव होती है, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कोई भी एक जाति में, जैसे यहाँ जिराफ की जाति है तो यहाँ पर छोटी गर्दन और बड़ी गर्दन वाले जिराफ कैसे संभव होगा? एक जाति के सदस्यों के सभी गुण समान होते हैं, अगर विभिन्न भी होते हैं तो वो कैसे होते हैं, इस बात को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और ये भी नहीं बता पाई थी कि ये विभिन्नता किस क्रोमोसोम्स में होते हैं, मतलब कैसे दैहिक गुणसूत्र में पाए जाते हैं कि लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑफ ह्यूगो डिब्रिच की थ्योरी जो बताई गई थी जेनेटिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।